हेलो डियर स्टूडेंट्स। आखिर का क्वेश्चन बाकी है और फिर हमारा मई 2018 सीए इंटर का पेपर सॉल्व करके हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे हम बहुत ही इजीली सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते गए, उनका एप्लीकेशन देखा, कितने मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन आता है और आपको कितना कंटेंट लिखना है। आई होप आपको इन सब चीज़ों का अभी आइडिया आने लग गया होगा। चलो फिर फटाफट हम क्वेश्चन 6 कर लेते हैं इस वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमें नवंबर 2018 का पेपर शुरू करना है। यस, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 6A, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। कैन इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स बी इशूड? इफ यस स्टेट द कंडीशंस। तो वो आपको डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछ रहे हैं। They don't want you to explain the meaning, they want you to write down the conditions, the provisions under which the shares may be issued. अब जो conditions हैं, they are prescribed in Rule 4 of the Share Capital and Debenture Rules 2014. तो चलो फटाफट हम ये रूल के प्रोविजंस पढ़ लेते हैं। अब शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का मेंशन किया है सेक्शन 43 सबसेक्शन 2 में, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस नहीं लिखे हैं। Conditions are given under Rule 4 of the Share Capital and Debenture Rules 2014. तो चलो वो Rule 4 के provisions देख लेंगे। उसके पहले एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको कि ये शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होता क्या है। देखो, नॉर्मली प्लेन वनीला शेयर्स, प्लेन वनीला इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? 1 शेयर 1 वोट। ओके, सो दीज आर नॉर्मल शेयर्स, प्लेन वनीला बोलते हैं इनको। लेकिन अगर आप DVRs इशू करते हो, दैट इज शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सो से फॉर एग्जाम्पल 50 शेयर्स विल गिव यू 1 वोट। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्यों लिखा है? क्योंकि एक्ट में प्रिस्क्राइब नहीं किया है ये नंबर, दैट द कंपनी विल डिसाइड कि कितने शेयर्स के अगेंस्ट उन्हें कितना वोट मिलेगा। 100 शेयर्स में गिव यू 1 वोट। ओके, सो द कंपनी डिसाइड्स कि अगर आप हमारे DVRs खरीद लेते हो तो आपके पास अगर 50 शेयर्स होंगे ना तो 1 वोट करने मिलेगा। अब अगर हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि कंपनी ऐसे शेयर्स क्यों इशू करेगी, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे, सो दे मे वांट टू कीप द मैनेजमेंट विद द प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स। दे डोंट वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजंस शेयर होल्डर्स ले, इसीलिए वो कम से कम वोट देते हैं शेयर होल्डर्स को। मोस्टली वो शेयर्स अपने पास ही रखते हैं, द वोटिंग राइट्स वो अपने पास ही रखते हैं। अगर हम शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, शेयर होल्डर्स क्यों खरीदेंगे ना? शेयर होल्डर्स तो हमेशा चाहते हैं कि 1 वोट 1 शेयर 1 वोट मिले हमें। वाई सैक्रिफाइस वोटिंग? देखो, आंसर इसी में दे दिया मैंने। अगर आप अपना वोटिंग सैक्रिफाइस कर रहे हो तो फिर आपको कुछ रिटर्न में भी तो मिलेगा ना, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। इन शेयर्स पे आपको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। देखो, मीनिंग हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करें क्योंकि क्वेश्चन हमें मीनिंग के बारे में नहीं पूछ रहे, हमें ये सब नहीं लिखना है एग्जाम में। एग्जाम में क्या लिखने हैं? कंडीशंस। कंडीशंस पे क्वेश्चन आता है, मीनिंग पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, हमें वो रिवाइज करना है, डिटेल में करना है। सो लेट अस गो थ्रू द कंडीशंस कि कैसे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हम इशू करेंगे। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है that there must be authorization in the articles. If your articles don't authorize the issue of DVRs, then that issue will be invalid. तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आपके आर्टिकल्स में आपको परमिशन मिलनी चाहिए। दे मस्ट अलाउ इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है, अब आर्टिकल्स में अथॉरिटी है तो क्या करें? सबसे पहला स्टेप क्या है? बोर्ड रेकमेंड करेंगे और फिर हम एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे इन द जनरल मीटिंग। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स मस्ट कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ दिस रेजोल्यूशन। तो 50% से ज़्यादा अप्रूवल मिल गया, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से आप DVRs इशू कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसी कंपनी हो कि जिसके शेयर स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं, तो फिर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा थ्रू पोस्टल बैलेट। इट इज़ अ टाइप ऑफ वोटिंग, तो वो यूज़ करके आप शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लोगे। ठीक है, तो या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो या फिर अगर आपकी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं तो पोस्टल बैलेट से वोटिंग होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक अमेंडमेंट था
यहाँ पर जो लिमिट्स थे वो चेंज किए हैं अमेंडमेंट से। द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स shall not exceed 74% of the total voting power। टोटल मतलब इसमें नॉर्मल शेयर्स भी रहेंगे, प्लेन वनीला शेयर्स भी रहेंगे और शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो टोटल, so total will include the shares issued with differential voting rights at any point of time। तो सपोज मान लो कि आपके प्लेन वनीला शेयर्स हैं 500 रुपीज़, जिसमें 1 शेयर 1 वोट है, तो 500 रुपीज़ के शेयर्स हैं। और अगर आप उसमें 50 शेयर्स डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के इशू करते हो तो आपके जो टोटल शेयर्स हो गए वो हो गए ₹550 के। अब यहाँ पर आपको अमाउंट में नहीं, आपको वोटिंग पावर में कंपैरिजन करना है। तो आप देखोगे कि जो ये वोटिंग पावर है दी गई है आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को विद डिफरेंशियल राइट्स, तो जो वोटिंग पावर आपने ये डीवीआरस को दी है वो वोटिंग पावर टोटल वोटिंग पावर से 74% तक ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो इफ आई कंपेयर द वोटिंग पावर ऑफ डीवीआरस विद द टोटल वोटिंग पावर, टोटल मतलब उसमें नॉर्मल वोटिंग पावर भी आएगा और डीवीआरस की पावर भी आएगी, सो देन दैट शुड नॉट एक्सीड 74%। ठीक है, तो वोटिंग पावर अब ये अमेंड कर दिया गया है, पहले शेयर कैपिटल था अब उसे सब्सटीट्यूट करके वोटिंग पावर में कर दिया गया है। सो टोटल वोटिंग पावर और जो डीवीआरस का वोटिंग पावर है वो कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो डिफॉल्ट के लिए हैं। ओके, कंपनी को अगर डीवीआरस इशू करने हैं देन द कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स। तो हमने पढ़ा था ना सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न्स, उसी की बात हो रही है। तो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फाइल कर दिए हैं फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, सो देयर इज नो डिफॉल्ट, तभी हम अलाउ करेंगे। और अगर डिफॉल्ट है तो फिर आप डीवीआरस इशू नहीं कर सकते। द कंपनी डज नॉट हैव एनी सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। सबसिस्टिंग मतलब एग्जिस्टिंग, करंट, कोई डिफॉल्ट नहीं है इन द पेमेंट ऑफ। देखो मैंने सबको ना समराइज कर लिया है क्योंकि बार बार रिपीटेड पॉइंट्स पढ़ने से तो अच्छा है कि एक ही साथ लिस्ट में पढ़ लो। देयर इज नो सबसिस्टिंग, देयर इज नो एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स जो आपने पब्लिक से एक्सेप्ट किए हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, कोई डिफॉल्ट नहीं है। देयर इज़ नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन जो आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हो, आपने इंटरेस्ट के साथ भी पे कर दिया है, कोई डिफॉल्ट नहीं है। एंड देयर इज़ नो डिफॉल्ट इन पेइंग द स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉयज़, जैसे उनका बोनस दे दिया, पीएफ, ग्रेचुटी सब पे कर दिया है, तभी आप डीवीआरस इशू कर सकते हो। लेकिन अगर डिफॉल्ट है तो फिर नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा रिलीफ भी दिया है, आपने देखा मैंने स्टार मार्क किया है, उन तीनों पॉइंट्स में थोड़ा सा रिलीफ है। सपोज आपने डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स नहीं दिया, ठीक है, देयर इज सम डिफॉल्ट, आपने टर्म लोन रीपे नहीं किया विद इंटरेस्ट, आपने स्टैट्यूटरी पेमेंट नहीं दी है एम्प्लॉयज़ को, तो आप डीवीआरस इशू नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने ये डिफॉल्ट करेक्ट कर लिया, ठीक है, अभी कोई डिफॉल्ट नहीं है, रिडम्पशंस प्रॉपर हैं, रीपेमेंट्स प्रॉपर हैं, डिविडेंड भी मैंने दे दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, जितना आउटस्टैंडिंग था सब क्लियर कर दिया, ड्यूज ऑफ एम्प्लॉयज़ भी दे दिए मैंने, सब डिफॉल्ट मैंने करेक्ट कर दिया, हम फिर भी 5 साल रुकेंगे, 5 साल देखेंगे तुमने और तो कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। अगर आपका 5 ईयर्स का रिकॉर्ड अभी क्लीन हो गया तो ठीक है, फिर हम आपको डीवीआरस इशू करने की परमिशन दे देंगे। So provided that company may issue shares with DVRs upon expiry of 5 years from the end of the financial year in which the default was made good। तो suppose ये financial year में मैंने default सब clear कर दिया, फिर भी 5 साल हम वेट करेंगे, हम आपको ऑब्जर्व करेंगे, कोई डिफॉल्ट नहीं है तो फिर आप डीवीआरस इशू कर सकते हो। भाई थोड़े और पॉइंट्स हैं, ज़रा रुक जाओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क का क्वेश्चन है तो फिर हमें काफ़ी कुछ लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर। ओके, द कंपनी शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी पेनल्टी, कंपनी पे कोई पेनल्टी नहीं लगी है आइदर बाय द कोर्ट और ट्राइब्यूनल। कौन सी पेनल्टी? ना सेबी, आरबीआई, फेमा, सेक्रा
इन्होंने कोई पेनल्टीज नहीं लगाए हो, आपका क्लीन रिकॉर्ड होगा ना, तभी आप डीवीआर इशू कर सकते हो। अच्छा, अभी हमें डीवीआर इशू करना है तो फिर हम कैसे इन्फॉर्म करेंगे ना टू द शेयर होल्डर्स? डिटेल्स विल बी डिस्क्लोज्ड इन द नोटिस एंड द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विच आई सेंड अलॉन्ग विद द नोटिस। तो इस तरह से हम शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करेंगे कि हम इन्हें डीवीआर इशू कर रहे हैं, क्या मोड से इशू कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर है, कितने अमाउंट का कर रहे हैं, उन्हें क्या राइट्स मिलेंगे, कितने शेयर्स में कितने वोटिंग राइट्स, सारे डिटेल्स हम लिखेंगे इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विच वी विल सेंड अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग अभी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो पास करनी है ना, पोस्टल बैलेट करना है तो उसके साथ डिटेल्स सेंड करेंगे। बोर्ड्स रिपोर्ट में भी डिस्क्लोजर आएगा। बोर्ड्स रिपोर्ट जो आप एनुअल रिपोर्ट के साथ सबमिट करते हो आप टू द शेयर होल्डर्स, तो जिस साल में आप डीवीआर्स इशू कर रहे हो उस साल की बोर्ड रिपोर्ट में आप सब डिटेल्स दोगे रिलेटिंग टू डीवीआर्स। अच्छा, अभी अगर हमने डीवीआर इशू कर दिए हैं, उनको अलॉटमेंट्स भी हो गए हैं, तो ये डिटेल्स हम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में भी लिखेंगे। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में क्या आएगा? शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स हमने कितने इशू किए हैं एंड कौन से ऐसे शेयर होल्डर्स हैं हु होल्ड डीवीआर्स। तो ऐसी सारी डिटेल्स हम रजिस्टर में भी लिखेंगे। तो एक समरी बना लें। समरी में 3 पॉइंट्स आएंगे। डिस्क्लोजर कहाँ कहाँ होगा? एक तो आप नोटिस जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, नोटिस है, उसमें लिखोगे। फिर आप जो बोर्ड्स रिपोर्ट इशू कर रहे हो उसमें आएगा डिस्क्लोजर, एंड डिस्क्लोजर डिटेल्स विल बी मेंशन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने बाद में लिखी है। देखो, क्या मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डीवीआर्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ? क्योंकि डीवीआर्स वालों को ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा ना। तो ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जो बोलेंगे भाई हमको वोटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वी वांट रेगुलर इनकम, हमें डीवीआर्स दे दो। तो क्या हम इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जिनके पास नॉर्मल वोटिंग राइट्स है उन्हें डीवीआर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक्ट बोलता है नहीं। अच्छा, क्या मैं डीवीआर्स को नॉर्मल शेयर्स में फिर कन्वर्ट कर पाऊंगी? नहीं, वो भी नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो हमने रूल्स पढ़े, दे आर गिवन अंडर रूल 4 ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर रूल्स 2014। एक समरी तो बनती है, बहुत लेंदी पॉइंट्स है, एक समरी तो बनती है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? वी नीड ऑथराइजेशन इन द आर्टिकल्स। खुद ही डिसाइड कर लिया नहीं चलेगा, मेंबर्स को भी पूछना है। कैसे पूछेंगे? बस एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवा लेंगे, उनका अप्रूवल ले लेंगे। लेकिन अगर आपके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है, आप एक ऐसी कंपनी हो जिनके शेयर्स लिस्टेड है, तो पोस्टल बैलेट से अप्रूवल लेंगे। लिमिट क्या है? जो वोटिंग राइट्स डीवीआर्स को देंगे दैट शुड नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। ठीक है, टोटल में नॉर्मल शेयर्स तो आएंगे, साथ में डीवीआर्स भी आएंगे। डिफॉल्ट के 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, मैंने कंबाइन कर लिए हैं। कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न्स फॉर द लास्ट 3 years। कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन पेइंग द डिविडेंड, इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, रीपेमेंट ऑफ द टर्म लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज। लेकिन अगर कंपनी ने प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया, मैं अभी स्टार वाले पढ़ रही हूँ पॉइंट्स, प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया, टर्म लोन पे कर दिया, इंटरेस्ट के साथ पे किया, स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज पे कर दिए, बोनस, पीएफ, ग्रेचुटी जो भी था सब पे कर दिया, 5 साल तक कोई डिफॉल्ट नहीं किया, देन फिर आप डीवीआर्स इशू कर सकते हो। अच्छा, कंपनी पे कोई पेनल्टी भी नहीं लगी है, क्लीन रिकॉर्ड है, डीवीआर्स इशू कर सकते हो। डीवीआर्स इशू कर रहे हैं, ये सब कहाँ पर लिखेंगे? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, बोर्ड्स रिपोर्ट, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में डिटेल्स देंगे। क्या हम नॉर्मल शेयर्स को डीवीआर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या डीवीआर्स को नॉर्मल शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो गाइज, आई होप आपके ये पॉइंट्स रिवाइज हो गए होंगे। नोट्स आपके सामने है, पॉज द वीडियो, टेक इट डाउन इन योर ओन हैंड राइटिंग। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6B एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा पहले कभी आया नहीं है। हाँ, इतना उन्होंने पहले पूछा है, एक्सप्लेन चार्ज, डिफाइन चार्ज, लेकिन ये पहली बार देखा है, स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट चार्ज। तो ऐसे कौन से सर्कमस्टांस है जहाँ पर आपको चार्ज क्रिएट करना चाहिए?
व्हाट इज द टाइम लिमिट? यस, ये भी एक रूटीन सा क्वेश्चन है. व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद द रजिस्ट्रार? इसी के साथ आपको एक ऑप्शन भी ऑप्शनल क्वेश्चन भी दिया है. इफ यू डोंट वांट टू आंसर charge, you can also explain the provisions for appointment of trustee for depositors. So let us discuss each question individually. सबसे पहले हम देख लेते हैं what is charge and what are the circumstances under which it is necessary to create charge. So first we will simply define charge. Now charge is defined under section 2 clause 16 of the act. What is the definition? It means any interest or lien created on property or assets of the company or any of its undertaking or both. Now, if I want to break this and understand what is charge, it is nothing but my interest in what? In assets or property of the company. I have the right to lien, means to keep with myself the property or assets of the company. So it is interest or lien created on what? On the property or assets of the company. Now property may include anything. It may include movable or immovable property. Assets may include land, building, furniture, stock, debtors, etc. So I have interest in that property. I can exercise lien on that property if it is in my possession. Why has it been given to me? It is given as security, or it may be mortgaged. Now mortgage is generally used for immovable property like land or maybe a building. So it is an interest or lien created on what? On the property of the company or assets of the company. These assets or property are given as security, and the word charge also includes mortgage. Now, the lien may be, or the interest may be on either the assets or property of the company or any of its undertaking. Now, what is the meaning of undertaking? So, let's say if there is a company, okay, this is company A, and it has invested more than 20% of net worth of company B, okay. So company A has invested so much money that it exceeds 20% of the net worth of company B. So if company B's net worth is 100 crore rupees, more than 20% has been contributed by A. So company B is the undertaking of company A. It may also happen more than 20% of income of company A comes from company B. Okay, so more than 20% income of company A comes from company B. So company B is the undertaking of company A. Alright, so what is charge? It is nothing but interest or lien. Lien means I have the right to keep those goods with me till the money is paid, which is created on what? On the property or assets of the company or its undertaking or both. Why is charge created? Because those assets are given as security, and the word charge also includes mortgage. Let us continue. Now that explained the first part of the question, what is charge? Next, they have asked, why is charge created? The answer lies in the structure of the company, in the money structure or the capital structure of the company. अब कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा? What are the different sources of capital? Now, a company may raise money either from share capital or from borrowed capital. So these are the two sources of money, sources of funds: share capital, borrowed capital. Now, company may borrow money in the form of debentures, or it may borrow money from banks or other financial institutions. Now, if you are issuing debentures, if you are borrowing money from the public, or if you are borrowing money from either bank or financial institutions, nobody is going to trust you so much and give you money, right? They want security. What if you fail to repay the loan? They want some assurance, they want some asset or property which they can sell and recover money. So what the company does, the company gives this security
to the bank or the financial institution or keeps it for the debenture holders. Now the company may do so by either mortgaging the asset or hypothecating it. Yes. Now mortgage generally relates to immovable property like land or a building, and hypothecation is generally used for movable property. Okay, so that is a difference. Now the company may either mortgage or hypothecate its assets. When you give this right towards your assets or property, this is known as charge. So that is your answer. You need to write this. What will you write? That company gets money in the form of either share capital or borrowed capital. From where can it borrow? Either from debenture holders, banks, or financial institutions. If they are lending money, they need security from the company. Now the company may provide security in the form of mortgage or hypothecation of assets. And when these assets or property are given as security, that right creates a charge. It is known as charge. The next part asks you to mention about registration of charge. So let us discuss theory relating to that. Okay, the next requirement is that charge needs to be registered. तो जैसे ही चार्ज क्रिएट हो जाता है मुझे रजिस्टर करना। अभी क्यों? देखो, चार्ज तो कंपनी ने क्रिएट किया है, हमने आरओसी को तो इन्फॉर्म किया ही नहीं। तो एक्ट बोलता है कि जैसे ही आप कोई भी एसेट या प्रॉपर्टी को चार्ज मतलब सिक्योरिटी के तौर पे देते हो, यू विल हैव टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार। कैसे इन्फॉर्म करेंगे? थ्रू ई फॉर्म्स। ओके, नाउ एवरी चार्ज नीड्स टू बी रजिस्टर्ड। तो आप ये नहीं बोल सकते प्लेज है, एसेट तो है ही नहीं, आपको तो खुद समझ में आ जाएगा। नहीं, एवरी चार्ज नीड्स टू बी रजिस्टर्ड। तो आप हाइपोथिकेशन करो, मॉर्गेज करो, प्लेज करो, यू हैव टू रजिस्टर द चार्ज विद आरओसी। और जैसे ही वो चार्ज रजिस्टर हो जाता है, इट बिकम्स पब्लिक इंफॉर्मेशन। इट मीन्स इट बिकम्स इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन। इसका मतलब क्या है? जो भी कंपनी के साथ डील कर रहा है, हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि वो ये सब इंफॉर्मेशन पढ़ के आया होगा। एक बार मैंने आरओसी के पास वो रजिस्टर कर दिया, इसका मतलब सबको पता होगा। और थर्ड पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट करने आती है, हम अज्यूम करेंगे कि वो पढ़ के आई होगी, वो ये सब आरओसी के पास चेक करके आई होगी। याद है हमने पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये उसी की बात कर रहा है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है कि हम प्रिज्यूम करते हैं कि आपको तो पता होगा। तो जैसे ही चार्ज रजिस्टर हो जाता है, इट बिकम्स इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन। हम प्रिज्यूम करते हैं कि सबको इसके बारे में पता है। एवरी चार्ज नीड्स टू बी रजिस्टर्ड। अच्छा, कैसे रजिस्टर करेंगे? हम रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स देंगे। सबसे पहले क्या दोगे? सबसे पहले ई फॉर्म देंगे। ठीक है, ई फॉर्म CHG1 में हम चार्ज की डिटेल्स भर के फाइल करेंगे। अब ये तो सिर्फ फॉर्म हो गया ना, आरओसी के पास प्रूफ तो पहुंचा ही नहीं कि आपने चार्ज क्रिएट किया था। प्रूफ के तौर पे क्या दोगे? यू कैन गिव द एग्रीमेंट। जो भी आपने एग्रीमेंट की है थर्ड पार्टी के साथ, उसे सिक्योरिटी दी है, कुछ तो पेपर वर्क किया होगा ना, वो भी साथ में फाइल करो। तो हम क्या देंगे आरओसी को? पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज इन द ई फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म फिल करके देंगे, बताएंगे चार्ज क्रिएट हुआ है। फिर साथ में सपोर्टिंग के तौर पे हम इंस्ट्रूमेंट, वो जो एग्रीमेंट है उसकी कॉपी देंगे, एंड वी विल हैव टू पे सम प्रिस्क्राइब फीस फॉर फाइलिंग। तो देखो मैंने कितने सीक्वेंशियली लिखा है। एवरी चार्ज नीड्स टू बी रजिस्टर्ड। वंस इट इज रजिस्टर्ड, इट बिकम्स पब्लिक इंफॉर्मेशन। रजिस्ट्रेशन इज विद द रजिस्ट्रार थ्रू ई फॉर्म, एंड वी विल सपोर्ट इट बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। चार्ज नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन। तो जैसे ही क्रिएट हो जाता है, 30 days के अंदर अंदर आरओसी के पास ये सब फॉर्म्स फाइल कर दो। नहीं किए तो जेन्युइन रीजन के लिए आपको एक्सटेंशन भी मिलता है ऑन पेमेंट ऑफ सर्टन एडिशनल फीस। नेक्स्ट वी हैव एन ऑप्शनल क्वेश्चन। यू कैन आइदर अटेम्प्ट चार्ज और ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स। 6 marks की वेटेज है। लेट अस गो थ्रू द थ्योरी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स। दिस टॉक्स अबाउट पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी।
वैसे तो अभी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बट देर आर सर्टन एलिजिबल कंपनीज विच कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। तो अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको ट्रस्टी भी अपॉइंट करना पड़ेगा, वेरी सिमिलर टू डिबेंचर ट्रस्टी दैट द कंपनी अपॉइंट्स फॉर डिबेंचर होल्डर्स। काफ़ी सिमिलैरिटी है। सो लेट अस गो थ्रू द पॉइंट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। नाउ बिफोर वी गो थ्रू द प्रोविजंस, ये समझ लेते हैं कि डिपॉजिट ट्रस्टी क्यों अपॉइंट किया जाता है। देखो, जैसे डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, सिमिलरली डिपॉजिट ट्रस्टीज आर ऑल्सो अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिट होल्डर्स। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं, हेड पॉइंट्स भी लिखे हैं। वो हेड पॉइंट से आपको फ्लो पता लग जाएगा कि ट्रस्टी कब अपॉइंट करते हैं। सबसे पहले तो ट्रस्टी मस्ट बी अपॉइंटेड इवन बिफोर यू इशू द सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स इनवाइट करने से पहले ही हमें डिपॉजिटर्स को ये अश्योरेंस देना चाहिए कि डोंट वरी, हमने तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए एक डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट कर लिया है। सो द ट्रस्टी will be appointed, one or more trustees can be appointed even before the issuing of circular or advertisement inviting deposits. अच्छा, अभी हमने तो सोच लिया है ना इसे अपॉइंट करना है एज ट्रस्टी, एक बार उसका कंसेंट भी तो ले ले। सो द सेकेंड पॉइंट सेज, आपने अगर सोच ही लिया है कि इसे ट्रस्टी अपॉइंट करना है तो उसका कंसेंट भी ले लो। So second point is, second step is obtain a written consent from that person, जहाँ पर वो बोलेगा कि हाँ I agree to be appointed as debenture trustee। सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा ना, हमें एक प्रॉपर एग्रीमेंट भी बनाना पड़ेगा उसके साथ, जहाँ पर हम लिखेंगे राइट्स ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टीज, देयर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द डिपॉजिटर्स। तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट कर लेंगे, एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनाएंगे, और फिर ये सब करने के बाद हम डिपॉजिट होल्डर्स को एडवर्टीजमेंट और सर्कुलर के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे कि भाई देखो, हमने ट्रस्टी अपॉइंट कर लिया है, उसने अपना कंसेंट भी दे दिया है, हमने एग्रीमेंट भी बना ली है, अब आप पब्लिक डिपॉजिट्स दे दीजिए। सो द थर्ड पॉइंट इज दैट वी विल एग्जीक्यूट अ ट्रस्ट डीड एट लीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग द सर्क्यूलर। तो मैंने दोनों जगह पे बिफोर वर्ड को हाईलाइट किया है ताकि आपको पता लगे कि सर्क्यूलर और एडवर्टीजमेंट इनविटेशन देने से पहले हमें ट्रस्टी को अपॉइंट करना है और उसके साथ एग्रीमेंट भी करनी है। यस। चौथी पॉइंट क्या है, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? ये सब कर लिया आपने। सो इन्फॉर्म द डिपॉजिट होल्डर्स बाय राइटिंग अ स्टेटमेंट इन द सर्क्यूलर विद रीजनेबल प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस मतलब बोल्ड में लिखो, कैपिटल लेटर्स में लिखो, हाईलाइट करो कि हमने ट्रस्टी अपॉइंट किया है, उसके साथ हमने डीड भी साइन कर दी है। तो ये तो हो गया अपॉइंटमेंट के बारे में। अच्छा, अभी ये देख लेते हैं हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ डिपॉजिट ट्रस्टी। तो मैंने यहाँ पर भी पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए हैं। इफ़ यू फील कि ये नोट्स, आपके जो नोट्स है उससे सिंपल है, तो वीडियो पॉज करो, ये अपने नोटबुक में लिखो। देखो, जितना अपनी हैंडराइटिंग में लिखोगे ना उतना अच्छा याद रहेगा। प्लीज़ रिमेंबर, योर ओन हैंडराइटिंग फिट्स इनटू योर माइंड वेरी इजीली, वेरी सुन। यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली पहुँच जाता है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ओके, सो मेक योर ओन नोट्स, अभी भी आपके पास टाइम है। फॉलोइंग पर्सन्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ट्रस्टी। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन डिबेंचर ट्रस्टी एंड डिपॉजिट ट्रस्टी। आप किसी डायरेक्टर, केएमपी, ऑफिसर या एम्प्लॉय को डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज वी वॉन्ट दैट ट्रस्टी शुड बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। उसे कोई भी फाइनेंशियल या कमर्शियल बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए फ्रॉम द कंपनी, तभी वो अनबायस्ड रहेगा, तभी वो डिबेंचर होल्डर्स के लिए सोचेगा। सो डायरेक्टर, केएमपी, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ट्रस्टी। तो आपने देखा, इतने एक्सक्लूजन्स करके हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि ट्रस्टी एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो। ठीक है। इवन अ डिपॉजिटर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ट्रस्टी। तो हम किसी आउटसाइडर को ही अपॉइंट करेंगे, कोई इंडिपेंडेंट पर्सन को। यू कैन नॉट अपॉइंट समवन हु इज इनडेटेड टू द कंपनी, मतलब उसे कंपनी को पैसे देने हैं,
या तो उसने गुड्स खरीदे हैं या तो उसने कंपनी से लोन लिया है, तो ही हैज़ टू पे मनी टू द कंपनी। हम उसे डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा पहले, ना कि कंपनी के। अच्छा, वो वही करेगा जो कंपनी बोल रही है, बिकॉज ही इज इनडेटेड टू द कंपनी। तो कंपनी इसे इन्फ्लुएंस कर सकती है, नहीं, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी। So he may be indebted to either the company or subsidiary or holding or associate or subsidiary of such holding. So it also includes fellow subsidiaries. Anyone who has material pecuniary relation. Pecuniary means financial और monetary, जहाँ पर भी पैसा इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल है, कोई भी फाइनेंशियल रिलेशन हो, या तो आपने गुड्स खरीदे हैं, बेचे हैं, लोन दिया है, आप ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे। हु हैज़ गिवन गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट। तो इवन द श्योरिटी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी। Anyone who is related to A above, मतलब डायरेक्टर, KMP ऑफिसर, एम्प्लॉई, इनका रिलेटिव भी ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकता। सो दिस वॉज अबाउट पर्सन्स हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ट्रस्टी। अच्छा, अगर सपोज मुझे ट्रस्टी मैंने अपॉइंट तो कर दिया लेकिन निकालना है, तो नहीं, आप नहीं निकाल सकते अनलेस यू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स। क्योंकि कभी कभार क्या होगा ना, कंपनी डिपॉजिट्स अट्रैक्ट करने के लिए ट्रस्टी अपॉइंट कर देगी, एडवर्टीजमेंट सर्कुलर में भी लिख दिया कि भाई हमने ट्रस्टी अपॉइंट किया है, इन्वेस्ट करो, तो फिर बेचारी पब्लिक डिपॉजिट्स दे देगी, फिर आप ट्रस्टी को निकाल दोगे। डिपॉजिट्स तो आ गए ना, एक्ट बोलते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। Deposit trustee cannot be removed from office after the issuance of circular before the expiry of his term except with the approval or consent of all the directors. All बहुत important है, क्योंकि सब डायरेक्टर्स अपना कंसेंट देंगे तभी आप निकाल सकते हो। ऑल द डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट एट द मीटिंग, अगर वो अपना कंसेंट देंगे तभी आप निकाल सकते हो, वरना नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी टाइमलाइन भी लिख दी है आप लोगों के लिए कि सबसे पहले मुझे ट्रस्टी अपॉइंट करना है, उसके साथ में डीड बनानी है, और डीड कब होनी चाहिए रेडी, एटलीस्ट 7 days बिफोर द इशुएंस ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। इसके बाद हम एडवर्टीजमेंट या सर्कुलर इशू करेंगे। अच्छा, एडवर्टीजमेंट सर्कुलर इशू कर दिया, उसके बाद क्या हम ट्रस्टी को निकाल दें? भाई अपना तो काम हो गया ना, नहीं निकाल सकते अनलेस यू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ all the directors present in the meeting. To understand the next question, you need to revise the concept of agent's authority. So to what extent can the agent bind the principal? Agent की कितनी authority है? What is the scope of his authority? देखो, agent जो काम करता है वो principal के लिए करता है। Agent always works for the principal. Principal is liable for acts of the agent. So to what extent can the agent by his acts bind the principal? Now that is discussed under section 188 and 189. This talks about the scope of agent's authority. To what extent can the agent hold the principal liable? Under section 188, agent's authority is discussed under normal circumstances. So agent can bind the principal during normal circumstances by performing the duties which have been delegated to him. जैसे मैंने एक agent appoint किया to sell garments for me, तो गारमेंट्स सेल करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ही विल हैव टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, ही विल हैव टू रिकवर मनी। अगर कोई पैसा नहीं देता है तो वो केस करेगा, ही कैन एक्सेप्ट पेमेंट्स, ही कैन मेक पेमेंट्स। तो ये तो नॉर्मल सर्कमस्टांस है ना, ये मैंने ही उसको अथॉरिटी दी है। सो एजेंट कैन परफॉर्म ऑल द एक्ट्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बट एजेंट also has the authority to act under emergencies and bind the principal. अब सपोज कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे गुड्स डिस्ट्रॉय, बहुत हीट हो गई तो गुड्स मेल्ट होने लग गए थे, या फिर गोडाउन में पानी भर गया था, गुड्स डीके होने लग गए थे, तो हमने जो भी प्राइस मिला उस पर सेल कर दिए। अच्छा, ट्रक जा रहा था, ब्रेक डाउन हो गया, ओके, तो द ट्रक ड्राइवर सोल्ड द गुड्स इन द नियरेस्ट मार्केट एट द बेस्ट अवेलेबल प्राइस।
So that person is acting as my agent in case of an emergency. Emergency situation ऐसी होती है जहाँ पर हमने शायद एजेंट को कुछ अथॉरिटी नहीं दी हो. Even then the agent is acting like a man of ordinary prudence. Prudence मतलब as a man of ordinary judgment, जो सोच समझ के एक्ट करता है. और वो क्यों कर रहा है? वो प्रिंसिपल के लिए ही कर रहा है, टू सेव द प्रिंसिपल फ्रॉम लॉसेस. सो येस, principal will be liable for acts done by agent in case of emergency, but इसमें थोड़े से conditions fulfill करने पड़ेंगे. कमर्शियल इमरजेंसी होनी चाहिए. कमर्शियल इमरजेंसी मतलब कि अगर एजेंट ने हमारे लिए वो काम नहीं किया तो मुझे लॉस हो जाएगा. कमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए. सो इफ द एजेंट डज नॉट एक्ट इन दैट मैनर वी विल सफर लॉस. अच्छा, एजेंट खुद से नहीं एक्ट करता, वो पहले ट्राई करता है टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल. अगर प्रिंसिपल रीचेबल नहीं है देन ही मे एक्ट ऑन हिज ओन, and he is doing that for the benefit of the principal. So he is acting like a man of ordinary prudence for protecting the principal from loss, from commercial loss. Then yes, principal is liable. Let us read the question. Rahul, a transporter, was entrusted with the duty of transporting tomatoes from a rural farm to a city by Ashwin. So before we proceed, identify the agent and the principal and only then continue reading the question. Otherwise what will happen? You will have to reread the question to identify कौन principal है, कौन agent है. You will end up wasting time. So Rahul was a transporter. He was acting as an agent on behalf of Ashwin. Ashwin is the principal. Due to heavy rains, Rahul was stranded for more than 2 days. Rahul sold the tomatoes at the market rate in the nearby market where he was stranded, fearing that the tomatoes would perish. तो जो भी प्राइस मिल रहा था मार्केट में उसने बेच दिया to save the principal from loss. Can Ashwin recover the loss from Rahul on the ground that Rahul acted beyond his authority? अब हमने राहुल को किस चीज़ की अथॉरिटी दी थी? सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की अथॉरिटी दी थी, यहाँ से वहाँ गुड्स लेकर जा. हमने उसे सेल की अथॉरिटी नहीं दी थी. ही इज़ एक्टिंग बियॉन्ड हिज अथॉरिटी. हाँ, आप यहाँ पर राहुल को एजेंट बाय नेसेसिटी भी मान सकते हो. Yes, as an agent, वो मेरे लिए goods transport कर रहा है, but he doesn't have the authority to sell, but he is acting in case of a necessity to save the principal from loss. It's an emergency. तो हाँ, आप agency by necessity के भी points लिख सकते हो, लेकिन section 189 will be most appropriate. Agent's authority to act in case of emergency. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट ही हैज़ एक्टेड लाइक अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस. ये वर्ड्स आपके आंसर में आने ज़रूरी हैं. ऑर्डिनरी प्रूडेंस, यहाँ पर आपको ये पॉइंट लिखना है. दूसरा पॉइंट जो आपको लिखना है इज़ उसने जो एक्ट किया है दैट इज़ टू सेव द प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस. तो जैसे एक ऑर्डिनरी मैन रिएक्ट करता वैसे ही उसी ने किया था. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. फर्स्ट यू विल राइट डाउन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 189. 189 में आप ये प्रोविजंस लिखोगे, ही हैज एक्टेड लाइक अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस टू सेव द प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस. ये लिखने के बाद सेकेंड पैराग्राफ में आप छोटे से केस को डिस्कस करोगे इन ब्रीफ एंड यू विल राइट द कंक्लूजन. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. 1 मार्क विल बी फॉर थ्योरी, 1 मार्क विल बी फॉर डिस्कसिंग द केस, offering some solution and then arriving at the conclusion. Students, question 6D is a theory question, 5 mark question, but it is something which you are already aware of. आप 12th standard से करते आ रहे हो. How to calculate maturity of a bill of exchange. तो जो आपने 12th standard में पढ़ा था, how to calculate the day when days are given or when months are given from at site, on presentment या फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट. अगर वो एक पब्लिक हॉलीडे आ गया तो, या फिर एक इमरजेंसी आ गई तो जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 3 ग्रेस डेज ऐड करने हैं, एवरीथिंग हैज़ टू बी रिटन इन थ्योरी फॉर्मेट. सो लेट अस गो थ्रू द थ्योरी. So the provisions of maturity of negotiable instrument, that is bill of exchange, is discussed under section 22 to section 25.
नॉट न्यू प्रोविजन, सब आपको पहले से ही आता है, 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो ये। लेट अस गो थ्रू कि आपको आंसर में क्या लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कितनी थ्योरी लिखनी है चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लिखोगे कि मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मीन्स द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की है तो आपको 3 ग्रेस डेज भी ऐड करने पड़ेंगे। सो 3 ग्रेस डेज आर अलाउड। जो लास्ट डे ऑफ ग्रेस है वो डे पे आप बिल प्रेजेंट करोगे, तभी ड्रॉई पेमेंट करेगा। उसके पहले अगर आप प्रेजेंट कर दोगे देन ड्रॉई इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू पे। तो हम प्रेजेंट करेंगे ऑन द लास्ट डे ऑफ ग्रेस, बट नो ग्रेस डेज आर अलाउड व्हेन द बिल इज पेएबल ऑन डिमांड। मतलब जब डिमांड करेंगे पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पर तो टाइम भी स्पेसिफाइड नहीं किया रहता है ना, जब डिमांड करेंगे तब पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर 3 ग्रेस डेज की जरूरत ही नहीं है। एट साइट बोलो, एट प्रेजेंटमेंट बोलो, दे ऑल मीन द सेम। अच्छा, अगर बिल में एक स्पेसिफाइड डेट मेंशन किया है कि ये डेट पे पेमेंट करनी है, तो पेमेंट एक्चुअली कब होगी, मैच्योरिटी डेट कब होगी, 3 days आफ्टर द स्पेसिफाइड डे। तो 3 ग्रेस डेज करेंगे। इफ इट इज इन द मेंशन इन द नंबर ऑफ मंथ्स, आफ्टर डेट है, आफ्टर साइट है। आफ्टर डेट इट मीन्स फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग, एंड आफ्टर साइट इट मीन्स इट इज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। नथिंग न्यू, आपको ऑलरेडी पता है ये। इसमें भी हम 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे। अच्छा, सपोज आपका जो डेट ऑफ मेच्योरिटी है, ओके, जो ड्यू डेट आ रहा है, द ड्यू डेट इज फॉलोइंग ऑन अ पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे मतलब या तो संडे होगा, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 अप्रैल, 30 सितंबर। ये जो 2 दिन है ना, 1 अप्रैल और 30 सितंबर, ये बैंक हॉलीडेज है। 1 अप्रैल फॉर ईयर एंड, 30 सितंबर फॉर हाफ ईयर एंड। सपोज आपका जो ड्यू डेट है वो इन डे पे, इस कोई भी एक डे पे आ रहा है, तो फिर एक्ट बोलता है मैच्योरिटी विल बी 1 डे प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग मतलब एक दिन पहले होगा। तो अगर 15 अगस्त को आपका ड्यू डेट आ रहा है, वो सब डेज और मंथ्स कैलकुलेट करके, तो आप एक्चुअली बिल प्रेजेंट करोगे ऑन 14 अगस्त। दैट विल बी द डेट ऑफ मैच्योरिटी। इन केस इट इज फॉलोइंग ऑन एन इमरजेंसी या फिर अनफोर्सीन पब्लिक हॉलीडे, सडनली हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया, जैसे बोला भाई कल से लॉकडाउन है, या फिर कल एक छुट्टी डिक्लेयर कर दी उन्होंने, तो इन दैट केस अगर एक पब्लिक हॉलीडे है तो फिर नेक्स्ट बिजनेस डे पे, ठीक है, बिजनेस डे इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, वो दिन पे आप बिल प्रेजेंट करोगे। तो फिर सपोज आज एक अनफोर्सीन हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, कल संडे है, अभी कल तो प्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है मंडे कर लो, ओके। तो सपोज आज एक अनफोर्सीन हॉलीडे है, तो नेक्स्ट प्रोसीडिंग डे करना है, तो फिर वो तो संडे आ रहा है, फिर नहीं मंडे कर लो। So these are the provisions that you are expected to write for maturity of the instrument, that is bill of exchange. आप ये टेबल फॉर्म में लिख सकते हो या फिर आप पैराग्राफ फॉर्म में या पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हो। So students, with this we come to an end of the May 2018 CA Inter paper. In the next video, I will start with November 2018 paper. Don't forget to subscribe to my channel Theory Masters Learning, and if you like the video, please like, share and subscribe to my channel.